Dear students of class 11th, most welcome on Amazing Physics Tutor channel. Myself Pankaj Kumar Tripathi. Today we are going to study friction. और फ्रिक्शन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लेट अस स्टार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स. तो हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट फोर्स. और कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. यहां पर मान लो ये ऑब्जेक्ट है सरफेस के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट पर इस सरफेस का जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिखाया जाता है. उसको नॉर्मल रिएक्शन N भी लिख सकते हैं या R भी लिख सकते हैं. और यहां पर अलोंग द सरफेस एक कंपोनेंट वर्क करेगा जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो अलोंग द सरफेस वर्क करता है ऐसे, स्मॉल f. ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यहां इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, कांटेक्ट फोर्स क्या है? ये दोनों का रिजल्टेंट है. नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स. तो ये जो यहां पर हमने दिखाया है इसको बोलते हैं, ये जो इसका नाम लिख देता हूं OPQR. इसमें जो OQ है ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स. इसका नाम रख दिया OQ का F. तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का. कांटेक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन का फोर्स है. तो अगर हम नीचे वाले सरफेस के लिए अगर इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ ये जो वुडन ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है, इसका रिएक्शन अगर हम दिखाना चाहें तो कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन भी ठीक वैसे ही F जैसे अपवर्ड है तो उसका रिएक्शन हम इधर F दिखाएंगे. और ठीक वैसे ही इधर वाले कंपोनेंट को नीचे हम नॉर्मल रिएक्शन N और अलोंग द सरफेस जो है, जैसे राइट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाया था तो इसमें लेफ्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाएंगे. तो ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स है. इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के ऊपर, या ग्राउंड है या फ्लोर है, किसको कुछ भी हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस पर जो रिएक्शन होगा, कांटेक्ट फोर्स F से हम जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही कांटेक्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस पर भी होना चाहिए जैसा सरफेस का ऑब्जेक्ट पर है. तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स जो है रिजल्टेंट होता है किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का. तो कांटेक्ट फोर्स को एक बार डिफाइन कर देते हैं. कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two objects which are in physically contact with each other. यहां पर दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से म्यूचुअली कांटेक्ट में है? ये है वुडन ब्लॉक और दूसरा है ये स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस.
तो कांटेक्ट फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और कांटेक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन का फोर्स भी है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। कांटेक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स। जो पहला कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो ऑब्जेक्ट के वेट के अपोजिट हो सकता है। तो नॉर्मल रिएक्शन N या फिर R भी लिख सकते हैं। और ये किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसे हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस। और सेकंड है जो अलोंग द सरफेस वर्क कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है along the surface, along the surface, along the surface या parallel to contact surface हम बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाएगा। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला हो गया कांटेक्ट फोर्स F इक्वल टू रूट में N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ से ये स्मॉल f है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में डायगोनल के अलॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल F इक्वल्स टू रूट N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, जहाँ N है नॉर्मल रिएक्शन और F है स्मॉल f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यह हमने कांटेक्ट फोर्स में क्या समझा कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस को हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और अलोंग द सरफेस या ये इन दोनों के एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है, जो इधर दिखाया गया है। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो इन दोनों का नेट हो गया OQ यानी कांटेक्ट फोर्स रूट N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो डायरेक्शन ऑफ कांटेक्ट फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, वो उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर भी हो सकता है, और उसके दो कंपोनेंट्स माने जाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो रिजल्टेंट हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का कांटेक्ट फोर्स। अब आते हैं कि कांटेक्ट फोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं कांटेक्ट फोर्स के। एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। पहला एग्जाम्पल है बेटा रिएक्शन। रिएक्शन है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं, यहां पर कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। वुडन ब्लॉक, जिसे हम कह रहे हैं वुडन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा W इक्वल्स टू mg, और जो सरफेस का रिएक्शन होगा टेबल का इसके ऊपर वो R।
तो ये रिएक्शन कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे हमने कांटेक्ट फोर्स को परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिखा दिया है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो W=mg नीचे है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से इसको हमने लटका रखा है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन वर्क करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये जो है स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। अब आते हैं हम इसके थर्ड एग्जाम्पल पर। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम बोल सकते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है, कोई व्हीकल, कार, तो उस पर व्हीकल के ऊपर एक फोर्स ऑफ एयर यानी एयर का अपोजिशन आता है, तो उसे हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं। तो एयर फ्रिक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्थ है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर में जब कोई ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं नीचे की तरफ या उसको पानी के अंदर फोर्स करके डालते हैं, तो वाटर का ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगता है अपथ्रस्ट फोर्स, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस वर्क करता है। तो अपथ्रस्ट फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। एक लास्ट हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो भी एक एग्जाम्पल है कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है एक तरीके से। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे कांटेक्ट फोर्स के। अब आते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन। इसको समझ लेते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन है, इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स which opposes the relative motion between two bodies या objects। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज द फोर्स which comes into play, यानी ये फोर्स तब आता है, इट इज द फोर्स which comes into play if one body tends to move, यानी impending motion होता है। impending motion मतलब motion is going to happen but actual motion has not been started।
So it is the force which comes into play if one body tends to move over the surface of another body. और ये इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इट एक्ट्स along the surface यानी पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। इसको जरा हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां ऑब्जेक्ट पर हमने एक अप्लाइड फोर्स लगा दिया इस ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इसके कांटेक्ट पॉइंट पर वर्क करेगा, एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट। ये एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट है। तो एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स वर्क करेगा। जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स राइट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में वर्क करेगा। और अगर हम अप्लाइड फोर्स को लेफ्ट में लगा दें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहां वर्क करेगा? राइट में। तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है और ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब इस ऑब्जेक्ट और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच ये वर्क कर रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो, अप्लाइड फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। फ्रिक्शन वर्क करने के लिए देयर शुड बी एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल एफर्ट होना चाहिए। तो एक्सटर्नल एफर्ट राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा, चाहे एक्चुअल मोशन हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला हो बट एक्चुअल मोशन शुरू ना हो। तो ऑब्जेक्ट में अगर रेस्ट में अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब इसका कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इसको एक बार समझ लेते हैं। फ्रिक्शन का कारण क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका कारण है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ attraction between actual point of contact, actual points of contact between two bodies या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। जैसे मान लो यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो ऑब्जेक्ट को अगर हम पास ऐसे रखते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक्चुअली सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में नहीं आते। ये दोनों ऑब्जेक्ट के अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर
ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, और ये जो बाकी सरफेस है अपर सरफेस, ये नीचे की तरफ जो सरफेस है, यानी फ्रिक्शन यहीं पे वर्क करेगा जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं। ऊपर और नीचे के पार्ट को हम बोल सकते हैं एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है? बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, तो उनके कांटेक्ट पॉइंट पर लगता है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी इसका कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहलाता है, जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है बिटवीन कॉन्टेक्ट। तो यहां चार्ज पार्टिकल दोनों सरफेस के कॉन्टेक्ट में हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। तो फ्रिक्शन का कॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। तो एक्चुअल मोशन होने के लिए ये जो कांटेक्ट पॉइंट के बीच अट्रैक्शन वर्क कर रहा है बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, उस एट्रैक्टिव फोर्स को अगर तोड़ दिया जाए बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, देन एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स। तो एक्चुअल मोशन स्टार्ट करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। आज हमने होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट या प्रॉब्लम, देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स and you will get regularly the all videos in sequence from this chapter friction। तो आज ये फ्रिक्शन का लेक्चर 1 था। इसके बाद लेक्चर 2 में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और उसके आगे पढ़ेंगे। तो होप सो आपको सारा समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। Thanks a lot.